बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान सलीम। आई एम फ्रॉम यूजीआई केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। बेटा, कोरोना वायरस की वजह से आपको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो डेली मैं अपने हर लेक्चर के स्टार्ट में आपसे बड़ी स्ट्रॉन्ग अपील करता हूँ कि घर पे रहें और अपनी स्टडीज़ को मैक्सिमम टाइम दीजिए, स्पेशली केमिस्ट्री को। बिकॉज आपके जो 3 साइंस सब्जेक्ट है उनमें से जो डिफ़िकल्ट वन है दैट इज़ केमिस्ट्री। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री, सेकंड ईयर में केमिस्ट्री आपको उतनी ही आसान मिल जाएगी, तो फर्स्ट ईयर में ज़रा आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। आपको अपने टीचर के साथ कोलैबोरेट करके डेली लेक्चर सुनने पड़ेंगे और डेली का काम डेली जो है वो तैयार करना पड़ेगा। अगर डेली का काम डेली आप करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ, मैं गारंटियर हूँ आपका, कि केमिस्ट्री में आपको कोई हिला नहीं सकता कि आप परेशान हो। ठीक है, बस आपने डेली का काम अपना डेली करना है। तो चलते हैं जी, आज हम डिस्कस करेंगे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। पेज 58 है और टॉपिक है जी हमारा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने गैसेस के मॉलिक्यूल्स की मोशन को स्टडी किया और मोशन को स्टडी करते हुए अपना एक लॉ जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, इनकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। अपने लॉ में क्या स्टेट करते हैं जी ग्राम्स। ये कहते हैं जी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ अ गैस rate of diffusion or effusion of a gas क्या है जी, is inversely proportional to the square root of density of gas। अब बेटे, स्टेटमेंट तो हमने लिख दी, लेकिन अक्सर हम स्टेटमेंट लिखने के बाद स्टेटमेंट के कीवर्ड्स को भी डिस्कस करते हैं और स्टेटमेंट में मैसेज क्या है हम उस मैसेज को भी डिस्कस करते हैं। तो सिमिलर काम आज भी हम करेंगे। ये आपके पास ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की स्टेटमेंट है। ठीक है, ग्राम्स अपने इस लॉ में कहते हैं रेट का मतलब ये नहीं कि हाउ मच, कितने पैसे हैं जनाब बताएं, नहीं। फिजिक्स में या केमिस्ट्री में रेट हम स्पीड को भी कहते हैं। ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा सा इस तरह लिख भी देता हूं कि बात यहाँ पे एक्चुअली स्पीड की हो रही है। रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, इफ्यूजन डेफिनेशंस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। किसी गैस के लिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस। गैस की डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर आप इसे मज़ीद प्रिसाइज करना चाहते हैं तो आप लिख दें कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर को आपने सेम रखा या कांस्टेंट कर दिया, आपकी मर्जी है, आप जो भी वर्ड यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये जो दो बातें हैं बीच में, ये ज़रूर आपने याद रखनी है कि टेम्परेचर और प्रेशर को आपने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। तो ये बेटे आपके पास ग्राम्स लॉ की स्टेटमेंट है। अब इसी स्टेटमेंट को अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जी, मैथमेटिकली आप इसे कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बस जी, पूरी स्टेटमेंट में यही बात की, तो हम लिख देते हैं
कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, और कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इस बात को हम यहाँ पे लिख देते हैं कि व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर केप्ट कांस्टेंट। लें जी, व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर केप्ट कांस्टेंट, जब आपने इनको कांस्टेंट कर दिया तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डेंसिटी के। बड़ी पहले से बात करता आ रहा हूं कि कोई भी साइंटिस्ट जब अपना लॉ देते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन होगा, रिलेशन नहीं। तो इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे और कांस्टेंट लगाएंगे। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं सेम वर्ड्स के रेट ऑफ डिफ्यूजन ये इक्वल हो जाएगा कांस्टेंट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट डी। ठीक है, इसके ऊपर फर्दर बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैसे इक्वेशन बनाई, रिलेशन को कैसे इक्वेशन में कन्वर्ट किया, इस बात को हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे के क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन जो है दैट इज वैल्यू ऑफ के इज सेम फॉर ऑल गैसेस, लेकिन कब? एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर आप इसे लिखेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा अपने टॉपिक को प्रोसीड करना। ठीक है, ये आपने ज़रूर बताना है कि के की वैल्यू सेम होगी तमाम गैसेस के लिए। कब? जब टेम्परेचर और प्रेशर क्या होंगे? सेम होंगे। अब वो कहते हैं जी कि फ़र्ज़ करें हमारे पास दो गैसेस हैं, एक गैस 1 है और एक गैस 2 है। लेट टू गैसेस, कौन कौन सी जी? गैस 1 एंड गैस 2। हमारे पास दो गैसेस हैं, एक गैस 1 है और एक गैस 2 है। अब ये जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं। इक्वेशन ए, आपने क्या करना है? इक्वेशन ए जो थी आपने इसे सेट करना है गैस 1 के लिए भी, और इसी इक्वेशन को आप सेट करेंगे गैस 2 के लिए भी। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन को गैस 1 के लिए भी लिख रहा हूं और गैस 2 के लिए भी लिख रहा हूं। जरा बेटे देखते जाइएगा। मैं इसे लिख सकता हूं जी कुछ इस तरह के रेट ऑफ डिफ्यूजन को मैं आर से लिख देता हूं। आर रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये स्क्वायर रूट डी इस तरफ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई। तो मैं लिखूंगा जी स्क्वायर रूट डी, और ये सारा इक्वल होगा किसके? के। जरा बेटे देख लीजिएगा, मैथ वाले बच्चों के लिए आसान है, बायो वालों के लिए भी आसान है, कोई मुश्किल मैंने रीअरेंजमेंट नहीं की। मैं स्किप कर गया था पीछे, मैं दोबारा वहां पे कर दिया कि डी स्क्वायर रूट डी इस तरफ मल्टीप्लाई हुआ, रेट ऑफ डिफ्यूजन को मैंने आर से डिनोट कर दिया, स्क्वायर रूट डी मल्टीप्लाई हुआ और के इक्वल रख दिया। अगर मैं गैस 1 के लिए ये इक्वेशन लिखूंगा तो R1 D1 इक्वल टू के, और अगर मैं गैस 2 के लिए लिखूंगा सिमिलरली, मैं गैस 2 के लिए इसे लिख सकता हूं कि R2 इंटू स्क्वायर रूट D2 इक्वल टू के। इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें और इसे आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे आप ये बात कर रहे हैं, तो मैं यहां पे ये भी लिख देता हूं कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि ये जो आप स्टडीज कर रहे हैं ये आप एक्सपेरिमेंट ऐप सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे बात कर रहे हैं जी। तो होगा क्या कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे के की वैल्यू क्या है? सबके लिए सेम है, मतलब जो के की वैल्यू इस तरफ है वही के की वैल्यू इस तरफ है। तो जब दोनों इक्वेशन की राइट साइड इक्वल है तो इनकी लेफ्ट साइड भी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। मैथ्स वाले बच्चे समझते हैं, बायो वाले बच्चे सुन लें, अगर दो इक्वेशंस हों और उनकी लेफ्ट साइड इक्वल हों तो उनकी राइट साइड भी क्या होनी चाहिए? इक्वल। या राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल। तो इसे मैं आसानी से कुछ इस तरह लिख देता हूं कि कंबाइनिंग 1 एंड 2, कंबाइनिंग
इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को आप कंबाइन करेंगे अगर, तो ये आपके पास कुछ इस तरह बन जाएगा कि R1 इंटू स्क्वेयर रूट D1, ये इक्वल हो जाएगा सारा किसके, R2 इंटू स्क्वेयर रूट D2। अब R वाली वैल्यूज को इक्वेशन के एक तरफ ले जाएं और D वाली वैल्यूज को इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएं। तो मैं इसे कुछ इस तरह लिख सकता हूँ। मैं बेटे यहाँ पे सेपरेट कर रहा हूँ बोर्ड को दो हिस्सों में, ताकि मैं अपना टॉपिक यहाँ पे ही ख़त्म कर लूँ, ठीक है। तो मैं इसे कुछ इस तरह लिखूँगा यहाँ पे कि R को एक तरफ ले जाऊँगा और D को एक तरफ। तो मैं इसे लिखूँगा जी कि R1 बाय R2 इक्वल हो जाएगा जी स्क्वेयर रूट D2 बाय स्क्वेयर रूट D1। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट वो ये कहते हैं कि हमें पता है कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, जो भी आप कहना चाहें। मैं इस बात को रेड से लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको ज़रा पता रहे कि एज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। अब अगर दो वैल्यूज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हों तो आप इक्वेशन में उन वैल्यूज को रिप्लेस कर सकते हैं। डेंसिटी और मोलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब मैं इस इक्वेशन में डेंसिटी की जगह मोलर मास लिख सकता हूं। मैं अपनी बात को बार बार रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुन लीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मैथ्स ये कहता है कि अगर ए और बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो आप ए बी को किसी थर्ड इक्वेशन में रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास इक्वेशन है जी कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ठीक है, या ए इक्वल टू के बी लेट से। लेकिन आपने साइड पे ये भी बता दिया कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, तो इसका मतलब B को आप C से रिप्लेस कर सकते हैं बिकॉज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे भी मैंने वैसे ही काम किया कि डेंसिटी और मोलर मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैंने बेटे इन्हें रिप्लेस कर दिया। तो अब नेक्स्ट जो आपके पास इक्वेशन बनी दैट इज मैं इसे इस तरह लिखूंगा कि R1 डिवाइडेड बाय R2 और डेंसिटी की जगह मोलर मास अगर लिखा तो ये इक्वल हो जाएगा जी स्क्वायर रूट M2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट M1। ये बेटे आपके पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी किसके लिए जी, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के लिए, ठीक है। तो आपने इसे ज़रा अच्छे तरीके से देख लेना है, मुश्किल नहीं है, आसान है। बस ये है कि एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे खुद से इसकी तो चीज़ें आपके लिए बेटे आसान होती जाएंगी। लें जी, मैं इसे हाईलाइट कर दिया कि ये आपके पास फाइनल इक्वेशन बन गई ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की। दो वैल्यूज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि डेंसिटी इज रिप्लेस्ड बाय m, जबकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे तो आपने इनको रिप्लेस कर दिया। अब ग्राम्स अपने इस लॉ में कहते क्या हैं, कहते हैं जी कि अगर आपके पास दो डिफरेंट गैसेस हैं, आपको दोनों के रेट ऑफ डिफ्यूजन पता है, दोनों के मोलर मैसेस भी पता है, आप ये वाली इक्वेशन लगाएं, आपके पास जो आंसर लेफ्ट साइड पे आएगा वही आंसर राइट साइड पे आएगा। अगर दोनों तरफ आंसर सेम आ रहा है तो इट मीन्स के लॉ जो है वो वेरीफाई हो चुका। तो नेक्स्ट फिर हम क्या करते हैं, हम ग्राम्स लॉ जो है इसकी हम डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट ज़रा साथ साथ रहिएगा बेटे, डेमोन्स्ट्रेशन है जी ग्राम्स लॉ की। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ सारे को यहाँ से। तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे जी, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। Demonstration of Gram's law of diffusion। लें जी,
अब इस टॉपिक में हमने इस फार्मूले को वेरीफाई करना है। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, ये जो हमने ग्राम्स लॉ पढ़ा फाइनली यहाँ पर हम आए, अब इसे हमने वेरीफाई करना है जी इस टॉपिक में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। अब वो कहते हैं जी कि बड़ा इजीली आप वेरीफाई कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल सा टॉपिक है। आप दो डिफरेंट गैसेस लें और दोनों डिफरेंट गैसेस के रेट ऑफ डिफ्यूजन को आप मेजर करें और वहाँ से आप ग्राम्स लॉ को डिफ्यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। कैसे? कहते हैं जी कि लेट हमारे पास दो गैसेस हैं, या हम स्टार्ट करेंगे जी कि हमारे पास एक 100 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ग्लास ट्यूब है। लेट 100 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब, कि हमारे पास एक 100 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब है और उस ट्यूब को मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। लेट्स से कि हेयर इज़ द ट्यूब। ज़रा अच्छा लेक्चर बन जाए इसलिए मैं स्केल यूज़ कर रहा हूँ, ताकि आपको डायग्राम बुरी नहीं लगे कि यार ये क्या बना दिया सर ने। मुझे लग रहा है कि फिर भी ठीक नहीं बन पाएगा, लेकिन आप ज़रा मुझे एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा। लें जी, ये आपके पास लेट से 100 सेंटीमीटर एक लॉन्ग ट्यूब है जो कि ग्लास ट्यूब है, जिस तरह मैंने अभी बात की बोर्ड पे। अब आपने करना क्या है, कहते हैं जी कि इस ट्यूब के आपने क्या करना है कि दो गैसेस आपने लेनी है या दो सॉल्यूशंस या लिक्विड्स ले लें आप। लेट से हमने यहाँ पे NH3 ली और HCl का लिक्विड लिया या लिक्विड फॉर्म में लिया, और दो कॉटन प्लग लिए या उर्दू में बोलूँ तो रुई ली, और आपने उस कॉटन को भिगो दिया। किसमें? एक कॉटन को आपने भिगो दिया HCl में और दूसरे कॉटन को आपने भिगो दिया NH3 में। मैंने कोशिश की मैं सादा अल्फाज में अपनी बात बता सकूं कि एक 100 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है आपके पास। अब नेक्स्ट आप क्या करने जा रहे हैं कि दो आपने कॉटन प्लग लेने हैं, जिसे मैं उर्दू में बोलूं तो रुई आपने ले लेनी है। टेक 2 कॉटन प्लग्स, ठीक है, एंड सोक आप भिगो दे उन्हें किसमें? इन HCl एंड NH3 ईच, कि एक को आपने HCl में और दूसरे को आपने NH3 में भिगो दिया। फिर आपने करना क्या है, आपने दोनों कॉटन प्लग्स को जो ट्यूब के ओपन एंड्स हैं आपने वहां पे प्लेस कर देना है। तो मैं यहां पे ही लिख देता हूं, एंड प्लेस इनटू ओपन एंड्स। आपने ओपन एंड्स जो थे वहां पे आपने प्लेस कर दिया, तो मैंने लिख दिया जी ओपन एंड्स। लेट्स से कि यहां पे मैंने NH3 को प्लेस कर दिया, NH3 वाले कॉटन को प्लेस कर दिया, और यहां पे मैंने HCl वाले कॉटन को प्लेस कर दिया। लें जी, HCl एसिड है, मैंने इसलिए रेड से शो कर दिया। चलें, ये भी आसान हो गया। अब होगा क्या कि यहां से NH3 के वेपर्स बनेंगे और इस तरफ से HCl के वेपर्स बनेंगे। NH3 के वेपर्स इस तरफ डिफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे, मूव करेंगे, और HCl के वेपर्स इस तरफ डिफ्यूज होंगे। दोनों के वेपर्स मूव करते करते एक जगह पे आके मिलेंगे, और जहाँ पे ये दोनों जंक्शन पॉइंट होगा इनके मिलने का, वहाँ पे NH4Cl बनेगी, जो कि वाइट क्लाउड से आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। मैं अपनी बात को वर्ड्स में लिखता हूँ, शायद मेरी बात आपको समझ आए। मैं यहाँ से ही नेक्स्ट आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा कि दो कॉटन प्लग लिए, एक कॉटन प्लग को आपने HCl में प्लेस किया, एक कॉटन प्लग को आपने जो था वो NH3 में सोक किया, और दोनों को आपने दोनों डिफरेंट एंड्स में प्लेस कर दिया। अब NH3 वेपर्स एंड HCl वेपर्स ये क्या होंगे? डिफ्यूज होंगे ट्यूब में। इन्होंने ट्यूब में मूव करना शुरू कर दिया,
एंड मीट एट ए पॉइंट, एंड मीट एट ए पॉइंट, एक जगह पे आके ये मिलेंगे और क्या बनाएंगे, एंड विल फॉर्म फ्यूम्स, वाइट कलर के फ्यूम्स बना देंगे, किसके, NH4Cl। क्यों, देखिए बेटे, एक NH3 है, दूसरा HCl है, जब ये मिलेंगे रिएक्शन होगा, H इसको मिलेगा, टोटल NH4 बन गया, और Cl भी मिलेगा तो NH4Cl। तो आपके पास NH4Cl के वाइट फ्यूम्स बनने शुरू हो जाएंगे। मैं अब ये जो मैंने लाइन लिखी इसे भी डायग्राम में बना देते हैं कि लेट्स से कि इसके वेपर्स बने और इस तरफ डिफ्यूज होने शुरू हो गए, ठीक है, और दूसरी तरफ HCl के भी वेपर्स बने और HCl के वेपर्स जो थे वो इस तरफ डिफ्यूज होने शुरू हो गए। तो लेट्स से कि डिफ्यूज होते होते किसी एक पॉइंट पे दोनों के वेपर्स मिल गए, और जहाँ पे वेपर्स मिल रहे हैं वहाँ पे वाइट कलर के फ्यूम्स बनेंगे। वाइट कलर के फ्यूम्स, लेट्स से कि वैसे तो बोर्ड वाइट कलर का ही है, तो फर्ज कर लें कि ये जो हिस्सा है जहाँ पे मैंने कोई वेपर्स नहीं दिखाए, ये वाइट कलर के फ्यूम्स हैं, लेकिन मैं इसे ब्लैक कलर से दिखा देता हूँ आपकी आसानी के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे क्या बन गया, फ्यूम्स ऑफ NH4Cl, यहाँ पे NH4Cl के फ्यूम्स बनेंगे। अब होगा क्या कि आपने ऑब्जर्व करना है कि NH3 ने कितना डिस्टेंस मूव किया और HCl ने कितना डिस्टेंस मूव किया, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पे बाय वर्ड्स लिख देना है। कहते हैं जी कि NH3 वेपर्स विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 59.5 सेंटीमीटर, जबकि HCl जो था वो 40.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। HCl के जो वेपर्स हैं वो इतना डिस्टेंस कवर करेंगे। क्यों, वजह इसमें यह है कि NH3 का जो मोलर मैस है दैट इज 17 ग्राम पर मोल, ये भी आपने ज़रा सोच लेना है, 17 ग्राम पर मोल, और HCl का जो मोलर मैस है दैट इज 36.5 ग्राम पर मोल। अगर आप दोनों के मोलर मैसेज देखें तो दोनों के मोलर मैसेज में डिफरेंस है, इसका मोलर मैस ज़्यादा है, इसका मोलर मैस कम है। ये बड़े मालिक्यूल हैं, ये छोटे मालिक्यूल हैं, इनका मैस ज़्यादा है, ये मोटे हैं, इनका मैस कम है, ये ज़रा कमज़ोर मॉलिक्यूल हैं। अगर आप दो लोगों में रेस लगवाएं तो मेरा ख्याल है जो हेल्दी वाला बंदा होगा ना वो कम फासला तय करेगा, और जो स्मार्ट बंदा होगा वो ज़्यादा फासला तय कर लेगा। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा हुआ कि NH3 स्मार्ट था, इसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 59.5। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि NH3 ने जो डिस्टेंस कवर किया दैट इज़ 59.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो HCl ने डिस्टेंस कवर किया दैट इज़ 40.9। यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी, 40.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जो था वो इसने कवर किया। अब ये जो डिस्टेंस कवर किया ये आपके पास रेट ऑफ डिफ्यूजन हो जाएगा जी, किसका, अमोनिया का। मैं इसे इस तरह यहाँ पे लिख देता हूँ कि इट इज़ रेट ऑफ डिफ्यूजन फॉर अमोनिया। ये R है किसके लिए, NH3 के लिए। ये रेट ऑफ डिफ्यूजन है किसके लिए बेटे, ये रेट ऑफ डिफ्यूजन है HCl के लिए। तो ये RHCl हो गया। अब आपने इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है यही, इस इक्वेशन में आपने वैल्यूज पुट कर देनी है, R1 और R2 की वैल्यू, यानी कि NH3 के R के लिए और HCl के लिए हमारे पास वैल्यूज गिवन है। मोलर मैसेज भी हमें पता है, हमने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और अपना आंसर लेना है। तो बेटे नेक्स्ट साइड को मैं रिमूव करूंगा और अपने इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे अब इक्वेशन मैं रिमूव नहीं कर रहा, जरा देखते रहिएगा साथ साथ।
जी, तो इक्वेशन जो आपके पास है दैट इज R1/R2। अब एक गैस हमारे पास अमोनिया है और एक गैस हमारे पास HCl है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन फॉर NH3, ठीक है, और इसी तरह हम लिखेंगे जी रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl इक्वल हो जाएगा जी आपके पास किसके, मोलर मास ऑफ HCl। सेकेंड गैस का जो रेट है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा मोलर मास, तो मोलर मास ऑफ HCl डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NH3। मोलर मैसेज भी आपको पता है, रेट भी आपको पता है, वैल्यूज पुट कर दीजिए। रेट ऑफ NH3 क्या है आपके पास 59.5, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी 59.5 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ HCl 40.5, मैं यहाँ पे 40.5 लिख रहा हूँ जी, ठीक है। आप इक्वल करेंगे इसे किसके जी, मोलर मास ऑफ HCl। अगर आप HCl का मोलर मास देखें 36.5, तो स्क्वायर रूट 36.5 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NH3 दैट इज 17 ग्राम पर मोल, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट 17 लिख रहा हूँ जी। आप इसे बेटे सॉल्व कीजिए, आपके पास दोनों इक्वेशन की दोनों साइड पे जो वैल्यूज है वो सेम आनी चाहिए, और बिल्कुल ऐसे ही होगा। आप कैलकुलेटर से अगर सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1.47 लेफ्ट साइड पे और 1.47 ही आंसर आएगा आपके पास बेटे राइट साइड पे, ठीक है। मेरा ख्याल है आप इसे ज़रा अगर बिल्कुल प्रिसाइज आंसर देखेंगे तो 1.46 और 1.46, तो इक्वेशन की दोनों साइड्स जब इक्वल हो गई तो इट मीन्स के ग्राम्स लॉ जो था वो प्रूव हो गया। तो ये बेटे आपके पास डेमोन्स्ट्रेशन थी ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की। इसके बाद एग्जाम्पल है, आपने एग्जाम्पल को खुद से सॉल्व करना है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है, ज़रूर उसे देखिएगा जी। तो बेटा ये ग्राम्स लॉ हमने पढ़ा आज, उसके बाद इसकी डेमोन्स्ट्रेशन को भी सीखा। अब पेज 60 पे अगर आप देखेंगे तो एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल बेटे इजी है, शॉर्ट क्वेश्चन में आई हुई है, ठीक है। आप ज़रा बुक को सामने रखिएगा और एग्जाम्पल सुनते जाइएगा। आपको हाइड्रोजन जो है इसका वॉल्यूम बता दिया गया कि हाइड्रोजन है जिसका वॉल्यूम इतना है, और दूसरे नंबर पे उन्होंने एक अननोन गैस कह दिया, और आपका जो टास्क था आपने अननोन गैस का मोलर मास बताना है, ठीक है। उन्होंने कहा जी कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन लेट से 1 है, तो अननोन गैस जो है वो 4 टाइम्स लेसर है हाइड्रोजन से। यानी कि अगर आप अननोन गैस को x अज्यूम कर लें तो अननोन गैस का अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन 1 अज्यूम कर लें तो हाइड्रोजन के लिए वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है। हाइड्रोजन का मोलर मास आपको पता है, आपने अननोन गैस का मोलर मास मालूम करना है, यही फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। रेट ऑफ डिफ्यूजन हाइड्रोजन के लिए 1, अननोन गैस के लिए 4, हाइड्रोजन का मोलर मास जो था वो आप जानते हैं। उसके बाद जो आपके पास अननोन गैस है वो आपने मालूम करना है। इक्वेशन को रीअरेंज करके आप अगर अपना आंसर लेकर आएंगे दैट विल बी 32 ग्राम पर मोल, जो कि ऑक्सीजन के लिए होगा, ठीक है। आपने खुद से सॉल्व करना है, मैंने रोड मैप आपको बता दिया। तो ये आज का लेक्चर था। आपको अच्छी तरह से ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, ग्राम अपने लॉ में क्या बताते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको मैथमेटिकल फॉर्म सारे अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। एक एक पॉइंट बेटे मैंने कोशिश की मैं क्लियर करके आगे जाऊँ, और उसके बाद इसकी जो इक्वेशन बनती है ये तो बिल्कुल आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। उसके बाद हमने इसकी डेमोन्स्ट्रेशन सीखी। ईजी था लेकिन थोड़ी सी बीच में इंफॉर्मेशन कम थी, मैंने कोशिश की वो मैं सारी इन्फॉर्मेशन को बोर्ड पे बताऊं और इस टॉपिक को समझा दूं। मैंने आपसे कहा था कि इस इक्वेशन की दोनों साइड का आंसर सेम आना चाहिए। हमने वैल्यूज़ ली, वैल्यूज़ पुट की और हमारे पास इक्वेशन के दोनों तरफ आंसर सेम आ रहा था। इट मीन्स के ग्राम्स लॉ जो था वो वेरीफाई किया हमने। तो बेटा ये आज का लेक्चर था। 8 मिनट है, अगर मैं नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो इसलिए लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। लेकिन लेक्चर को ख़त्म करने से पहले 2-3 बातें कि ये जो एक डिज़ास्टर, ये जो वायरस डे बाय डे इंटेंस होता जा रहा है, तो बेटे कोशिश करें कि आप घर पे रहें। अगर आप घर पे रहेंगे अपने आप को भी सेफ़ रखेंगे, आपसे आपके घर वाले भी सेफ़ रहेंगे, ठीक है। आपका जो आने जाने का टाइम था वो सारा टाइम स्टडीज़ पे यूज़ कीजिए। केमिस्ट्री मुश्किल है, ज़्यादा टाइम दीजिए, आपके लिए बेहतर होगा ये।
सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री थोड़ी आसान हो जाएगी, फिर आप फिज़िक्स को ज़्यादा टाइम दीजिएगा। तो यही बस आज का लेक्चर था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक बेटे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटे, अल्लाह हाफिज़।